स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी NCERT एजू फॉर यू में। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारा आज का टॉपिक है फीचर लेखन। फीचर लेखन के अन्य वीडियोज भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं जिन्हें आपने खूब पसंद किया है। बच्चों, फीचर लेखन एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक अनुच्छेद की तरह होता है, यानी कि एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया जाता है और उसके बारे में आपको लिखना होता है। लेकिन एक अनुच्छेद और फीचर लेखन में अंतर है, काफी बड़ा अंतर है। उस अंतर को आज हम समझेंगे। तो फीचर लेखन से क्या आशय है, मतलब आप क्या समझते हैं फीचर लेखन के बारे में। तो फीचर लेखन का आशय है मनोरंजन पूर्ण समाचार, यानी कि कोई एक ऐसा समाचार जो पाठक को लेखक देना चाहता है, दर्शकों को दिखाना चाहता है। एक ऐसा समाचार जो मनोरंजन पूर्ण हो, यानी कि जिसमें पाठक को या दर्शक को आनंद आए। फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला है, समाचार सूचना का बाद में। यानी कि जो हम फीचर लिख रहे हैं, जो लेखक लिख रहा है या फिर जो पाठक पढ़ रहा है या दर्शक सुन रहा है, वो समाचार तो है ही, लेकिन उसके साथ ही क्या है, मनोरंजन है। परंतु ये दोनों फीचर के अनिवार्य अंग हैं। ना तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है और ना ही किसी सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। यानी कि एक लेख होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक लेख होता है जिसे लेखक लिखता है, तो वो एक समाचार होता है जो जनता को देना चाहता है या उससे संबंधित जो व्यक्ति है उनको सूचित करना चाहता है। और साथ ही उसमें एक मनोरंजन भी होना चाहिए ताकि पाठक पढ़कर या दर्शक देखकर उसको मजा आए, उसको आनंद आए। फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्श या चेहरा। जिस तरह से किसी व्यक्ति का फेस होता है, उसी तरह से समाचार या फिर लेख, उसका भी एक नाक नक्श होता है। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह उभर आए, तो उसे फीचर कहते हैं। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता तथा शैली की रोचकता की विशेष भूमिका होती है। यानी कि जो समाचार लेखक लिखकर आपको सूचित कर रहा है, जिस समाचार को जब आप उसको पढ़ते हैं तो उस जगह की सिचुएशन है ना, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें जो पात्र हैं और जो लेखक ने जिस कथा यानी कि जो कहानी है उसमें किस शैली का उपयोग किया है, ये सभी चीजें जब पाठक पढ़ता है तो उसका हृदय मार्मिकता से भर जाता है। वो कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है और साथ ही उसे अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, उसका मनोरंजन भी होता है। फीचर लेखन की शैली अलग प्रकार की, अलग अंदाज लिए हुए होती है। इसका आरंभ कलात्मक, उत्सुकतापूर्ण और आकर्षक होना चाहिए। यानी कि जब हम फीचर लिखते हैं तो स्टार्टिंग में ही कलात्मक होना चाहिए। उत्सुकता मतलब आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए और आगे उसको पढ़ने की, तथा आकर्षक होना चाहिए। अंत में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहिए। फीचर में लेखक के निजी मत भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि लेखक जो लिख रहा है, जो सूचना आपको दे रहा है, जो समाचार दे रहा है, उसमें लेखक के अपने मत, उसके अपने विचार भी होते हैं। तो फीचर लेखन और समाचार में क्या अंतर है, तो आप यहाँ देख लेंगे। ये प्रश्न आपका आया है 2008 में और 9 में और 10 में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे देखेंगे। फीचर लेखन साहित्य और समाचार का संगम होता है। समाचार लेखन शुद्ध पत्रकारिता है। समाचार लेखन में तथ्यों की सूचना पर ध्यान होता है। फीचर लेखन में मनोरंजन पूर्ण चित्रात्मक शैली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि समाचार लेखन शुद्ध पत्रकारिता, यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए लेखन में और समाचार में भी।
ठीक है। समाचार लेखन में तथ्यों की सूचना पर ध्यान, जो भी तथ्य होते हैं, जो भी समाचार हम दे रहे हैं जनता को, जिस समाचार से हम अवगत करा रहे हैं, वो समाचार एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ठीक है। और फीचर लेखन में मनोरंजन को महत्व दिया गया है और साथ में चित्रात्मक शैली को भी, यानी कि चित्र भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक फीचर जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो हालांकि इसको समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है नहीं। फीचर लेखन में जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है कि अपने मत भी होते हैं, आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वन रहेंगे, हम रहेंगे, ये हम सभी जानते हैं कि वन, जंगलों की क्या उपयोगिता है हम सभी के जीवन में, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सभी, जितने भी मानव जाति है इस पृथ्वी पर, जंगलों को काटना और शहरों का शहर बढ़ रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, अब जमीन तो उतनी ही है, ठीक है। देखा होगा आपने, आप जहां भी आप रहते हैं कि चारों तरफ से आपका शहर बढ़ता जाता है, मकान बनते जाते हैं। तो जहां आज आप रहते हैं, यहाँ पर जहां आज मकान बन रहे हैं, वहां कभी जंगल हुआ करते थे और जंगल पशु पक्षियों का घर होता है, उनका जीवन होता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। पिछले सैकड़ों वर्षों से वृक्ष कट रहे हैं, जंगलों का सफाया हो रहा है। आदमी ने ठान लिया है कि हम ही रहेंगे, चाहे जंगल रहे या ना रहे। यदि जंगल रहे तो हम कहाँ रहेंगे? अब ये आदमी की एक मानसिकता है, उसे तो अपना घर चाहिए और अलग घर चाहिए और काफी बड़ा घर चाहिए, चाहे जंगल रहे या ना रहे, चाहे पशु पक्षियों को उनका आवास मिले या ना मिले, उनको खाना मिले या ना मिले। इसलिए जंगल सिकुड़ कर छोटे होते जा रहे हैं और नगर फल फूल कर बड़े होते जा रहे हैं। जब कभी बंदरों की टोली शहरों की मुड़ेरों पर मंडराने लगती है, मुड़ेर मतलब जो आपका घर होता है या शहर का कोना होता है या फिर आपकी घर की छत होती है, और चाहे अनचाहे हमारे घरों से फल फूल पौधे या अन्य खाद्य सामग्री उठाने लगती है, तो हम उन्हें कोसने लगते हैं। जब प्यास के मारे बंदर हमारी टूटियों को खोलने लगते हैं, टूटियां मतलब नल खोलने लगते हैं, या हमारी टंकियों में घुसने लगते हैं, या हमारे घरों में घुसकर फ्रिज को खोलकर ऊधम मचाने लगते हैं, तो हम त्राह त्राह करने लगते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि अगर ये बंदर भी निबंध लिख सकते, यानी कि हमारी और आपकी तरह अपने विचार व्यक्त कर सकते, बोलकर या लिखकर, या माइक पकड़कर अपनी व्यथा कह सकते, तो वे भी चिल्लाते कि मनुष्यों, तुमने हमारे इन्हीं जंगलों को काटकर अपने घर बना लिए हैं। यहाँ हमारे पेड़ थे जिन्हें झूला बनाकर हम जिंदगी काटा करते थे। बताओ हम कहाँ जाएं? हम तुम्हारे फ्रिज में से एक संतरा भी उठा कर ले जाएं तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। परंतु जरा सोचो, मेरी बंदरिया और बच्चे कहाँ जाएं? हमारे पास तो संसद भी नहीं है, थानेदार भी नहीं है और कोई न्यायालय भी नहीं है। तो ये विचार हैं पशु पक्षियों के। उनका भोजन तो उन्हें पेड़ पौधों से ही मिलता है, उनका घर होता है, ठीक है। अब जब जंगल ही नहीं है तो वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करें? ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? आपके घरों में जाते हुए, उनको भी तो जीने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए। वन काटकर हमने सोचा कि हमने तीर मार लिया, पर भूल गए कि ये जो रोज हजारों ट्रक जंगल की लकड़ी लादकर हमारे घरों की चौखटें बना रहे हैं, ये वृक्ष नहीं, वृक्षों की लाशें हैं। ये लाशें हमारे दरवाजे और आलमारियां तो बना सकती हैं, किंतु भोले मनुष्य, यदि तुम इन्हें नहीं काटते तो ये तुम्हें शुद्ध प्राणवायु प्रदान करते, तुम्हारी सांसों को पवित्र करते। आज तुम जो प्रदूषण चिल्ला रहे हो,
गर्मी के बढ़ने के कारण चमड़ी के रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हो। आज तुम्हारे नगर भीनी भीनी सुगंधित वायु की बजाय घने कोहरे, काले धुएं और दम घोटू स्मोक से बोझिल होते जा रहे हैं। उसका कारण इन वनों का कटना है। वनों का कटना जिंदगी से कटना है, यानी कि जिंदगी से मृत्यु की तरफ जाना है या जिंदगी से हाथ धोना है। तुम भूल गए हो कि ये वन तालाब भी है। जैसे तालाब, जोहड़, सरोवर और हिमशिखर अपने जल को इसलिए अपने में समेट कर रखते हैं ताकि जल के स्रोत साल भर चलते रहें और जीवन चलता रहे। उसी प्रकार वृक्ष भी अपनी जड़ों के भीतर वर्षा के जल को सोख कर रखते हैं तथा सींची हुई धरती के जल को एक साथ नष्ट नहीं होने देते। वे धीरे धीरे जल को छोड़ते हैं, जिससे नदियां वर्ष भर सदा नीरा बनी रहती हैं। सदा नीरा इसमें सदा नीर मतलब जल से भरी हुई बनी रहती हैं। इसलिए वन भी तालाब है। ये धरती की मिट्टी को जमा कर रखते हैं ताकि भूस्खलन ना हो। इससे पहाड़ बने रहते हैं और वातावरण स्वच्छ बना रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि वन बने रहें। ठीक ही कहा है, वन रहेंगे तो हम रहेंगे।